नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे विवाद की जड़, हिंसा के गुनहगार। भले ही भाजपा ने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी का मामला अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। नुपुर शर्मा के विरोध में बीते शुक्रवार को ही देश के 13 से ज्यादा राज्यों में हिंसा हुई, जिसमें जमकर पत्थर चले। देश के प्रमुख इस्लामी संगठन जमायत उलमाए हिंद ने इस हिंसा के लिए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और जमायत उलमाए हिंद के दूसरे धड़े के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को जिम्मेदार ठहराया है। जमायत के अध्यक्ष सुहैब कासमी ने कहा, हम असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी के खिलाफ फतवा जारी करेंगे। सुहैब कासमी का कहना है कि ओवैसी और मदनी जैसे लोगों ने युवाओं को भड़काया है, भड़का रहे हैं। कासमी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ओवैसी और मौलाना मदनी की बयानबाजी से युवाओं को एक ही अंदाज में भड़काना प्रदर्शन का एजेंडा लगता है। कासमी ने कहा कि प्रयागराज से लेकर रांची तक हुई हिंसा का जो मॉड्यूल सामने आया है, इस हिंसा में देश को तोड़ने की साजिश करने वालों का हाथ लग रहा है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम सांसद ओवैसी मुस्लिमों के नाम पर मलाई खा रहे हैं। देश की मौजूदा सरकार में ओवैसी की कमाई नहीं हो रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी नुपुर शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला बहुत बदनसीब होता है। ऐसे लोगों का साथ कभी मत दो और ना ही उनकी ऐसी बयानबाजियों को दोहराओ। ऐसे लोगों को उनके नसीब पर छोड़ दो। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए मुस्लिम संगठन के लोग यदि असदुद्दीन ओवैसी और मदनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं या उनकी बयानबाजी को लेकर ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो फतवा जारी किया जाए। ये उनका एक निर्णय हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में ये जो तमाम चीजें हुई हैं, ये सोची समझी साजिश थी? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मुझे लगता है कि ये संगठन अगर पहले से जागरूक होते तो मुस्लिमों की नुमाइंदगी करके मुस्लिमों को अराजकता की ओर भेजने वाले यह मुस्लिम समाज के जिन्हें नेता कहा जाता है, वो और पहले ही नियंत्रित हो जाते। सारी ये सब चोचलेबाजी है, सब दिखावा है। 2024 के चुनाव की तैयारी है। अगला चुनाव भी किसी मुद्दे पर नहीं होगा, ना किसान होगा, ना नौजवान होगा, ना महंगाई होगी, ना बेरोजगारी होगी। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान होगा बस। जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ओवैसी साहब की वजह से और महमूद मदनी की वजह से जो है वो दंगा भड़का है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे 35 करोड़ मुसलमानों के नुमाइंदे हैं और ये रहबर हैं। इनकी बात सब मानते हैं। जो चाहेंगे, जो कहेंगे वही होगा। और हर एक चाहता है कि हमारे मुल्क में शांति रहे, भाईचारा रहे, एकजहती रहे। जो लोग जो हैं मुल्क के अंदर के हालात ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए है। इसलिए कोई जो भी इल्ज़ाम लगाए वो गलत है। और मुसलमानों में यही अफसोस है कि आपस में इत्तेहाद नहीं है। अगर आज इत्तेहाद होता तो ये हालात ना होते। देखिए, सवाल वही महत्वपूर्ण है। विवाद की जड़, हिंसा के गुनहगार। जो कुछ भी हो गया है वो रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। कार्रवाई के नाम पर प्रशासन अलर्ट है। जो सरकार को करना है वो कर रहे हैं, जो कानून को करना है वो कर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। लगातार इस विषय पर ये पहली चर्चा नहीं है, कई बार चर्चाओं में बैठे हैं और बात यही होती है कि आखिरकार मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब जो कुछ चीजें निकल कर आई हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या अरशद मदनी की बात करें, वो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर जाते हैं या इस तरह की बातें क्यों करते हैं जिससे माहौल खराब होता है। देखिए, एक पॉइंट पे जाकर देखें तो कुछ हद तक सही भी है। भले ही हमने जो प्रतिक्रियाएं सुनी वो कहें कि नहीं, उन पर इल्जाम लगाना या उनके लिए कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। ज्ञानवापी का जब मामला आया और जब कोर्ट में था, बावजूद उसके ओवैसी किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे, तब भी आपने सुना। और अभी भी इन तमाम चीजों के बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे क्या होगा? जब कह चुके हैं कि ऐसे किसी भी मुद्दे पर कोई ऐसी बयानबाजी ना करें जिससे माहौल खराब हो, फिर भी समझना नहीं है। किसी को उकसाना, किसी को भड़काना और उसके द्वारा किसी घटनाक्रम को अंजाम दिलवा देना, ये सब आरोपी ही होते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं अपराध में ही आती हैं, तो फिर क्यों ना कार्रवाई हो। खैर, कितना सही है कितना गलत, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभात त्रिपाठी जी। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आज सबसे पहले मौलाना सैयद अली कुम्मी जी आपसे करना चाहती हूँ। जिस तरह की बात आ रही है, या मदनी जी का नाम आ रहा है या असदुद्दीन ओवैसी का नाम आ रहा है कि इन लोगों का किया धरा या इन लोगों की वजह से या इनकी प्रतिक्रियाओं से, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये सही है? क्या वाकई ऐसा है या कुछ और है?
देखिए, पहली बात मैडम यह है कि कभी कोई आलिम ये नहीं चाहेगा कि मुल्क के हालात खराब हों या मुल्क के अंदर फसादात हों। ये जब ये बयान आया था रसूलुल्लाह के सिलसिले में, जब से ये मामला आगे बढ़ा है और ये जो है मजहबी मामला था, लोगों ने उसको सही नहीं, मतलब जब एक गलती मान ली उन्होंने, तो लोगों को चाहिए थे शांत हो जाते। ये किसी कहने सुनने से ना मामला आगे बढ़ा है और न फसाद हुआ है। ये एक जज्बात था, मजहबी जज्बात थे लोगों में। ये था कि मौलवी हजरात को चाहिए था कि अपने जुमे की नमाज में लोगों को अच्छी बातें करके समझाते बुझाते मामला आगे ना बढ़ता। उलमा ने इस पर काम नहीं किया, गुरुओं ने काम नहीं किया और ये मामला शांत हो जाता। मगर ये कहना कि ओवैसी के बयान से ऐसा हुआ है या महमूद मदनी के बयान से ऐसा हो, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जिसकी आवाज के ऊपर लाखों लोग जमा हो जाते हों, अगर ऐसे ही हो तो हैदराबाद के अंदर मैंने खुद देखा है या दुनिया भर में मैं देखता हूँ, बाद लोग जो है ये हवा देते हैं। अब देखिए, महमूद मदनी हो या अरशद मदनी, दोनों चचा भतीजे हैं। चचा अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं तो अपने भतीजे पे लगा रहे हैं कि उनके कहने से सब हुआ, क्योंकि महमूद मदनी साहब को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ और ओवैसी साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब किसी का दिल दुखता है तो कोई बात कहता है। इससे आप ये मान लीजिए कि उन्होंने झगड़ा करवा दिया या फसाद करवा दिया। कोई ऐसा जिम्मेदार इंसान जो है फसाद या झगड़े का कायल नहीं है, ना मैं समझता हूँ कि ऐसा हुआ है। ये हो गया, हादसा था। अब होना ये चाहिए कि प्यार मोहब्बत की बात करके सारे धर्मगुरु, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब प्यार मोहब्बत से देश को अमन और सलामती की तरफ लेके जाएं और लोगों से यही कहें कि शांति बनाए रखो। और पुलिस को भी चाहिए है कि जो लोग खताकार और गुनाहगार हो उन्हीं के साथ कार्रवाई करे। ये नहीं कि बेगुनाहों को आप लाठियों से तोड़ डालें, मार डालें, जान ले लें, ये भी सही नहीं है। हाँ, जो गुनाहगार हैं, खताकार हैं, उनके साथ कुछ कीजिए। दूसरी बात यह है कि उनके घर वालों ने क्या किया। एक बूढ़ी माँ है, उसने क्या किया, बाप बूढ़ा, उसने क्या किया, भाई है, बीबी, उसने क्या किया है। आप सबको न मानिए। जिसने गुनाह किया है, जिसने जुम्मे चलाए हैं, जिसने ढेले चलाए हैं, उनको आप पकड़िए, सजाएं दीजिए, कानूनी तौर पर जो हो सकता है कीजिए। हम इसके कायल हैं, मगर हम इसके कायल नहीं है कि पूरे देश के हालात खराब हों और दूसरे लोग करें हो, बदनाम कोई और हो। मेरा मतलब कहने का ये, अभी भी सवेरा है। हमारा इतना बड़ा मुल्क है, मैं दुनिया भर में जाता रहता हूँ। यकीन मानिए आप कि कहीं बस किसी मुल्क में एहतजाज करने की इजाजत नहीं है। आजादी का मतलब हिंदुस्तान में ये नहीं होता है कि जिसका दिल जो दिल चाहे किसी को बुरा कहे, भला कहे, किसी पर ढेले मारे, मस्जिद को कोई बुरा कहे, मंदिर को बुरा कहे, गुरुद्वारे को बुरा कहे। ये चीज नहीं आना चाहिए। ये जहालत की वजह से सब कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में। जब तक ये जहालत रहेगी, मुसलमान क्योंकि जाहिल है इसलिए जहालत की बिना पे सब काम होते हैं। और इस जहालत को खत्म करने के लिए हुकूमतों को चाहिए कि आगे आएं और प्यार मोहब्बत एक जहती के साथ जो है देश को आगे बढ़ाएं। ये समझिए कि मुसलमान भी इस देश का एक हिस्सा है, अलग से कहीं से नहीं आया है। अगर इसको जाना ही होता तो पाकिस्तान चला रहा था, 50-55 मुल्क है दुनिया में, मुसलमानों चले जाते हैं। ये अपने देश से मोहब्बत करते हैं। सैयद अली कुम्मी जी, एक छोटा सा सवाल आप ही से है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या वाकई में नाराजगी हो गई या क्योंकि पैगंबर मोहम्मद जी के लिए जो तमाम चीजें कह गई इसलिए हो गया, या वाकई में एक सोची समझी साजिश है जिसमें थोड़ी सी नाराजगी इतना बड़ा बवाल कर गई? नहीं मैडम, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई साजिश भी नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। ये मुसलमान जज्बाती हैं और ये जज्बात में ये काम कर बैठे हैं। मुझे खुद बहुत तकलीफ हुई है कि नमाजें बदनाम होती हैं, जुमे बदनाम होते हैं, मस्जिदें बदनाम होती हैं इनकी हरकतों से। दुनिया भर में मुसलमान हिंदुस्तान के बदनाम होते हैं, चंद मुसलमान करते हैं। आप बताइए, 35 करोड़ मुसलमान हैं और ये जो है जितने जहाँ पे शहर में दंगे हुए हैं, कितने होंगे? 10,500 लोगों ने किए। बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब है बाकी लोग अमन पसंद मुसलमान है। मुसलमान दंगा नहीं चाहता है, मुसलमान लड़ाई नहीं चाहता है, फसाद नहीं चाहता है। मिलजुल के मोहब्बत प्यार के साथ हिंदू मुसलमान भाई सिख भाई सब मिल के रहना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हो गया है, इसको खत्म करना चाहिए। और जहां तक आपने इतनी गिरफ्तारी की है, गवर्नमेंट को चाहिए था कि आपने FIR की थी उनको भी अरेस्ट करके अंदर कर दे, फिर मामला खत्म हो जाता। ना गिरफ्तार करना इस बात की दलील हो कि और जज्बात बढ़ने लगे। हम लोग बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग शांति से रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। इसमें बिल्कुल सही है कि मुसलमानों की गलती है, 100% गलती है। उन जाहिलों की गलती जिन्होंने ढेले चलाए हैं, पुलिस पे चलाए हों या नमाज के बाद ये हरकत की हो, मैं उनकी मजम्मत सख्त करता हूँ। और मैं फिर अमन की दावत भी देता हूँ कि सब लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से हमारे मुल्क में रहें। सब प्यार मोहब्बत ही के जरिए से मामला आगे बढ़ सकता है। तो बेगुनाह लोगों उनको छोड़ दिया जाए, जो खताकार उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हम सब कहने कानूनी कार्रवाई न की जाए, कार्रवाई बिल्कुल की जाए, मगर जो खता है उनको ऊपर कार्रवाई। चलिए विवेक जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं।
कानून की बात करूं, सरकार की बात करूं, प्रशासन की बात करूं, जितनी कार्रवाई होनी थी वो हो गई है, लगातार की जा रही है। लेकिन जो मुख्य रूप से, जैसा कि अभी सैयद अली कुम्मी जी कह रहे थे, मुख्य रूप से जो आरोपी है जिसने गलत किया है उसको करिए, पूरे परिवार को परेशान कर देना या जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उन तमाम चीजों में उनको भी ले लेना, ये उचित नहीं है। विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, विवेक जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सपा का पक्ष रखने के लिए जहां तक मैं देख पा रही हूँ, मीसम जैदी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी, सुन रहा हूँ आपको। आजम खान ने भी बहुत कुछ कहा है कि इस तरह की जो बातें हुई हैं, जो कहा गया है, या उनकी शान में यदि किसी ने कुछ बदजुबानी की है तो ऐसे लोग बदनसीब होते हैं और उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्या है इस बयान के मायने? देखिए राखी जी, जब हम सरकार में बैठे हुए थे तब भी हमसे ही सवाल किए जाते थे। अब हम विपक्ष में हैं तो आज भी हमारे ही बयान और हमारे ही सवाल देखे जा रहे हैं। मेरी आवाज सुन रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल सुन रही हूँ जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने भी एक तरह से ये मैसेज दिया है कि उनको उनके हाल पर छोड़ दें, जो इस तरह का सांप्रदायिकता फैलाते हैं देश में, जो देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी बातों से उनसे दूर रहना चाहिए। तो इसमें एक तरह की देखा जाए तो बात अच्छी ही कही गई है। अब भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग किस तरह से इस बात को लेते हैं तो मैं नहीं मानता, मगर ये एक तरह से ये सौहार्द फैलाने के लिए ये पहली कोशिश और पहली पहल है आजम खान जी के लिए कि आप अपना काम करें, देश को तरक्की करने के लिए जो काम है उसमें आप अपना ध्यान दें, अपने परिवार को देखें, पढ़ें लिखें, शिक्षा हासिल करें और एक दूसरे से भाईचारा बना करके रहें, न कि एक दूसरे की बातों पर रहें। क्योंकि इस तरह के बलगलाने वाले इनके नेता तमाम पड़े हुए हैं, इनके प्रवक्ता, इनके नेताओं में इस तरह के लोगों की भरमार है और जब वो इस तरह के कोई भड़काऊ बयान देते हैं तो ये वो फ्रेंच एलिमेंट कह करके उनसे अपना पल्ला झाड़ने का काम करते हैं, जैसा कि नुपुर शर्मा के केस में हुआ। और जो विधिक और वैधानिक कार्रवाई नुपुर शर्मा के साथ नहीं की गई उसका हम दोष है, उसमें हम इस बात को जो है हम अफसोस जाहिर करते हैं कि उस सरकार ने न्याय नहीं किया और बल्कि अपने बिल्डोजर को लेकर के वो मुसलमान, चाहे वो प्रयागराज में हो या कानपुर में हो, उनका घर ढाने के लिए चले गए। उनके खिलाफ विधिक वैधानिक कार्रवाई न्यायालय द्वारा भी हो सकती थी, उसमें उनकी जांच भी हो सकती थी, जिसमें देखा गया कि किसी तरह की कोई जांच नहीं की गई उनके साथ। और दूसरी बात ये कि जो उनकी पत्नी, धर्म पत्नी थी, जिन्होंने ये अभी आरोप लगाया है, अब देखना होगा कोर्ट संज्ञान में लेने के बाद क्या फैसला करता है कि वो मकान उनका था, उनके पिता द्वारा दिया गया था, ये उनकी पैतृक अपनी प्रॉपर्टी थी, इसमें उनके जावेद खान मियां से कोई लेना देना नहीं है। अब उस केस में मुझे कहीं न कहीं ये दांव पेच फंसता हुआ नजर आता है कानून का, जिसमें जल्दबाजी में सरकार को उल्टे मुंह की खाना पड़ेगी इस तरह के कोई भी कार्रवाई करने में। ठीक है, चलिए प्रभात जी, पूरे घटनाक्रम को कैसे लेते हैं? वाकई में कोई एजेंडा है इसके पीछे, कोई सोची समझी साजिश है? क्योंकि देखिए, जितना मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, कभी किसी के धर्म पर बोलिए मत, ऐसी कोई टिप्पणी करिए मत, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी किसी ने किसी के लिए टिप्पणी नहीं की हो, किसी का अपमान ना किया हो। यहाँ पर सारी चीजें होने के बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये दंगे फसाद नहीं होते। ज्ञानवापी पे भी हम यही देख रहे थे, यही हो रहा है। देश को पता नहीं क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए राखी जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला ज्ञानवापी के बाद फिर एक बार इस हिंदुस्तान के अंदर भड़क रहा है। 1991 में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की शहादत की बात हुई थी और उसके बाद एक नफरत की दीवार खड़ी हुई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी मौलाना साहब जो कह रहे थे कि ये जाहिल लोग हैं, जाहिल बच्चे हैं, अरे आपने इनको जाहिल क्यों बनाया? आपके मदरसे थे, मदरसे में पढ़ाने के लिए आपने उनको किताबें क्यों नहीं दी? आपने उनको मदरसों पे आपने उनको आतंक की शिक्षा क्यों दी? आपने पत्थर फेंकने की शिक्षा क्यों दी? भारत देश आपका भी है। इधर आप कहते हैं जब देश के बंटवारे के बाद कि मैं भारत का मुसलमान हूं, तो आपको एक कानून संविधान से चलना पड़ेगा। फिर आप शरीयत कानून की बात करते हैं, फिर आप इस्लाम की दुहाई देते हैं। ये कौन है तौकीर रजा, जिसको इसको तो खड़े होकर बरेली में लटका देना चाहिए स्कूटी पर? इस तरीके अगर नुपुर शर्मा ने गलती की है तो तौकीर रजा कौन होता है इस देश में आग लगाने वाला, जो ये कह रहा है कि बरेली में 17 तारीख को सब लोग मार्च निकाले? आप बरेली में फिर जमाना चाहते बरेली को आने वाले जुमे में? मैं पूछता हूँ, योगी जी ने जो भी किया,
अगर बुलडोजर से मकान ढाया है तो ये संदेश जाना चाहिए पूरे देश के अंदर कि जो भी इस तरीके की दंगाई घटना करेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ओवैसी खुलेआम घूम क्यों रहा है? किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी मोदी करता है, पीएम मोदी प्रधानमंत्री का सम्मान पूर्वक नाम भी नहीं ले सकता है? किस तरीके से मदरी जी ने जब वहां पूरी जमात बुलाई तो उनको कहना चाहिए कि उन बच्चों के लिए कहना चाहिए कि शिक्षा की किताब उनके हाथों में होनी चाहिए। आप उनको पत्थरबाजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। 130 करोड़ का देश है, अगर आप भारत में हैं, रह रहे हैं, आप सारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर रहे हैं, सारी सरकारी सुविधाएं आप ले रहे हैं, राशन बंटा बिना धर्म बिना भेदभाव के सबको राशन मिला, सारे गरीब लोगों को राशन मिला। मैं पूछ रहा हूँ कितने मदरसे से कितनी मस्जिदों से राशन बांटा गया आज तक गरीब मुसलमानों के लिए? नहीं बांटा गया। आप नफरत की राजनीति इस देश में फैलाएंगे। ये कौन है तौकीर रजा? ये कौन है ओवैसी? ये कौन है मदनी? इसको अरेस्ट करना चाहिए इस देश के अंदर। जब तक ये अरेस्ट नहीं होंगे, आप धर्मगुरु हैं, आप मौलाना हैं, आप बच्चों की शिक्षा की बात कीजिए, देश के विकास की बात कीजिए। आप जाहिल कह रहे हैं, हमारे मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि ये जाहिल बच्चे हैं। अरे इनको आप ही ने तो पैदा किया है, आप ही ने तो इनको जाहिल बनाया है। आपने इनको शिक्षा क्यों नहीं दी? आपने देश की आजादी के बाद, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति, एक वर्ग की बात करना। देश सबका है, सारे धर्म का है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। अगर कोई सरकार इस पे काम कर रही है तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि ऐसा बुलडोजर रोज चलना चाहिए, जो दंगाई है उनके ऊपर चलना चाहिए। ठीक है अभी प्रभात जी, दंगाई बचे हुए हैं। मैं बीच में रोकूंगी, एक प्रतिक्रिया और आ जाए। जुमे की नमाज में ठीक है प्रभात जी, बीच में रोकूंगी, एक प्रतिक्रिया और आ जाए विवेक जी की। विवेक जी, बहुत सारी उम्मीदें सरकार से हैं, कहीं कहीं लग रहा है कि ठीक कार्रवाई हुई है, कहीं कहीं कार्रवाई पे भी सवाल हैं। देखिए राखी जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करती। जो नूपुर शर्मा जी के ऊपर जो कार्रवाई का पत्र, उसी में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया और उनको पार्टी से निष्कासित भी किया। इसके बाद जुमा दर जुमा जो जुमे की नमाज के बाद जो हरकतें धर्म विशेष के लोगों के द्वारा जगह जगह पे की गई, चाहे वो प्रयागराज हो, कानपुर हो, रांची हो, जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई। अब जो जिस विषय पर आपने डिबेट रखी है, जो बयान आया है, जो फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं, ये बयान थोड़ा पहले आना चाहिए था। जिस समय जमात उलेमा की मीटिंग में इस तरह की बयानबाजियां हुई, ओवैसी का जब बयान आया, पहले जुमे को उसके पत्थर में जब इस तरह की घटनाएं घटी, तो उसी समय ये मदनी साहब की लोगों के द्वारा ये बयान दिया जाना चाहिए था। आज 2 जुमे के बाद जिस तरह का बयान आ रहा है, ठीक है, हम इसका भी स्वागत करते, देर आए दुरुस्त आए, ये होना चाहिए। और अभी जैसे कि हमारे मुस्लिम स्कॉलर बता रहे थे कि जज्बाती हैं, जहालत है, तो अभी प्रभात जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे बड़े भाई है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। इस जहालत के लिए जिम्मेदार कौन है? 70 साल देश को आजाद हुए हुआ, आज मुसलमानों के हाथ में कॉपी किताब या इंजीनियरिंग की डिग्री, डॉक्टरी की डिग्री के बजाय रिंच पाना किसने थमाया? नाव की दुकान पे उस्तूरा किसने थमाया? दर्जी की दुकान पे इनको किसने पहुंचाया? आखिर ये किसी सम्मानजनक रोजगार में क्यों नहीं दिखाई देते? इनको जहालत के इस हद तक किसने पहुंचाया? ये बहुत अच्छा प्रश्न प्रभात जी ने उठाया। इस पे समाज को, समाज के रहनुमाओं को विचार करना चाहिए और जितने जल्दी हो सके मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम देकर के उनको राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। विवेक जी, राजनीतिक फतवा जारी होगा, जो कुछ भी होगा, और इस तरह की बयानबाजी कोई पहली बार तो उस अवैसी भी नहीं कर रहे हैं। उनको तो बोलने की, उलझुल बोलने की आदत है, हर मुद्दे पे उनको कुछ ना कुछ ऐसा बोलना होता है जिससे कि एटमॉस्फेयर खराब हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार आपकी है तो उठा क्यों नहीं लेते हैं आप, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, उनसे बात क्यों नहीं होती है कि आप इस तरह की उलझुल बात मत करिए।
ये क्यों नहीं होता? ये पहले भी नहीं हुआ, ये अभी भी नहीं हो रहा। देखिए, मुस्लिम संगठन को जो करना है वो फतवा जारी करें या जो भी करें, वो उनका निर्णय अलग है, लेकिन सरकार तो आपकी है, सरकार तो कार्रवाई करे, सरकार तो उनको समझाए कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, जेल में डाल दिए जाएंगे यदि ऐसा होगा। या फिर ये बातें जो आती हैं कि कहीं ना कहीं पीछे पर्दे से सपोर्ट है, फिर मैं ये मानूं? देखिए राखी जी, जब उनके भाई के द्वारा ऐसी बयानबाजी की गई है, उनके ऊपर मुकदमे भी कायम हुए हैं और कानून अपना काम कर रहा है। इस तरह से नुपुर शर्मा के विषय में मुकदमा कायम हुआ, आगे कानून अपना काम करता, लेकिन लोगों ने इसमें आगे बढ़कर के कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। जिस धर्म विशेष के ऊपर वो टिप्पणी करते हैं, वो धर्म विशेष के लोग शांतिप्रिय हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, इसलिए वो भारत के संविधान के तहत कानूनी कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं। वो इस तरह की प्रक्रिया नहीं देते कि कानून अपने हाथ में ले लें। रही बात फतवे की, तो हमारा किसी फतवे से कोई लेना लादना नहीं है, ना हम ऐसी किसी प्रक्रिया का समर्थन करते, ना हमें ऐसे किसी फतवे से सरोकार है, ना हम इस फतवे को मान्यता देते। ये उनका व्यक्तिगत विषय है, इससे भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार का कोई लेना लादना नहीं है। ना हम ऐसी किसी परंपरा का, ना ऐसी किसी पद्धति का हम समर्थन करते हैं। अगर एक तरफ तो आप ये कहते हैं साहब कि सेकुलर मुल्क है, जब सेकुलर मुल्क है तो उसमें फतवे की क्या आवश्यकता है और ऐसे फतवे दिए जाने का औचित्य क्या है, और ऐसे फतवे देने वालों को मान्यता कौन देता है? हम इस चीजों को सिर से खारिज करते हैं। फिर भी जो लोग इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, उनका जो बयान है, जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, हम उस पंक्ति तक इस विषय का समर्थन करते हैं। हाँ, उन्होंने अच्छी बात कही है कि इन लोगों के बयान से इस तरह की वैमनस्यता समाज में फैली और इस तरह का जो कार्रवाई एक समाज वर्ग विशेष के द्वारा की जा रही है, ये इनके बयान का परिणाम है, सुनियोजित परिणाम है। हम इस पंक्ति तक का उनके बयान का समर्थन करते हैं, हम किसी फतवे के समर्थन में नहीं है। ठीक है, समय की सीमा है। मीसम ज़ैदी जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। तो कहने को बहुत है राखी जी, मगर आपने एक बात कही कि मेरी समझ में भी नहीं आता है, इस तरह से करोड़ों भारतीयों की समझ में नहीं आता है। मैं आपको समझा देता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी। अगर ओवैसी ऐसी बातें नहीं करेंगे तो ना तो ध्रुवीकरण हो पाएगा, ना 80-20 की राजनीति हो पाएगी। ये शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया कि यही वजह है कि ओवैसी साहब को इस तरह के आदेश दिए जाते हैं, उनको कमांड दिए जाते हैं कि देखो बांट के रखो, कब से पहचान रहे, बीच में गैप रहे, 80-20 की राजनीति होती रहे और सरकार बनाने का काम चलता रहे। राखी जी, ये शॉर्टकट। ठीक है, देखिए जो कुछ भी है, अब 80-20 चलता रहे या शॉर्टकट में बनता रहे, मुझे तो एक बात समझ में आती है कि बेगुनाहों को मत मारिए प्लीज। ये सब चीजें अच्छी नहीं हैं। सबका सम्मान है, सबके धर्मों का सम्मान है। कुछ कह रहे हैं प्रभात जी, जल्दी से, क्योंकि समय हो गया है। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले जुमे में ये जितने भी धर्मगुरु मौलाना है इस देश को बाकायदा वचन दें कि आगे से जुमे की नमाज में इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी। ये एश्योरेंस देना चाहिए मौलाना धर्मगुरुओं को। ये नहीं कि हर शुक्रवार को आप सवाल करें, शुक्रवार के बाद शनिवार भी आएगा, बुलडोजर भी चलेगा। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, मौलाना सैयद अली कुम्मी जी ने ये अपील इस चर्चा पे पहले भी की थी और हमेशा से वो बोलते आए हैं, जितनी बार इस चर्चा में जुड़े हैं, सभी मुस्लिमों से कि इस तरह की चीजें ना करें, शांति कायम रखें। तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि व्यक्तिगत होकर तो बात की ना जाए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय हो गया है। तो एक बात है कि व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो कुछ भी हुआ है उसका एक अंत हो गया है। उन्होंने माफी मांग ली है, सजा की बात जो भी है आप करते रहिए, पार्टी से निष्कासन हो गया है। अब इस चीज को खत्म करिए। सड़क पर आकर पत्थर फेंकने से, गोली चलाने से क्यों आप निर्दोषों की जान ले रहे हैं? उसके बाद आप कहते हैं कि दंगे हो रहे हैं, तो ये साजिश है, कुछ और है। जो कुछ भी है प्लीज इसे रोक दीजिए, एक अपील की जा सकती है और उम्मीद है कि आगे वाले समय में हम ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।